नमस्कार दोस्तों। प्रथम आईएएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ईरान की। ईरान एक ऐसा देश जहां तेल भी है, इतिहास भी है और सभ्यता भी है, लेकिन फिर भी आज वहां लाखों लोग सड़कों पर हैं। दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर ईरान में लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ महंगाई का मुद्दा है या फिर ये पूरी शासन व्यवस्था के खिलाफ एक जन आंदोलन है? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ईरान की शासन प्रणाली क्या है, विरोध के असली कारण क्या हैं, जो इस समय विरोध हो रहा है वहां पे, और साथ ही वर्तमान स्थिति क्या है और भविष्य में क्या हो सकता है। दोस्तों, अगर इन सारी बातों को हमें समझना है तो सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि वहां पे शासन व्यवस्था कैसी है। शासन व्यवस्था देखने से पहले हम ये देखते हैं दोस्तों कि ईरान कहाँ है और क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसकी रणनीतिक स्थिति देखिए दोस्तों, ये जो है यहाँ पर ईरान है, यहाँ कैस्पियन सी है, ये पर्शियन गल्फ है और ये वेस्ट एशिया के देशों से और साथ ही साथ ये जो हमारे कतर, सऊदी अरबिया, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के नेशंस हैं, इन सब से इसकी बाउंड्री ऑलमोस्ट जो है पास पास ही है। तो इसका लोकेशन इतना स्ट्रेटेजिक है दोस्तों कि ये इस वोलाटाइल रीजन के पास भी है और रिसोर्सेस में भी काफ़ी रिच है। तो ये एक तरह से गेटवे बन जाता है, जैसे इंडिया के लिए चाबहार गेटवे बना हुआ है, तो बाकी सारे देशों के लिए भी ईरान जो है बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन रखता है। तो दोस्तों, अब हम समझेंगे कि एक तो ये देश तेल से काफ़ी भरपूर, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेस हैं और एक रीजनल पावर भी है। तो अब हम जानते हैं दोस्तों कि ईरान की शासन व्यवस्था आखिर कैसी है। देखिए दोस्तों, ईरान एक सामान्य लोकतंत्र नहीं है। यहाँ की व्यवस्था को कहा जाता है थियोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि ऐसा रिपब्लिक जिसमें कहीं ना कहीं धर्म के भी एलिमेंट्स हैं, यानी कि धार्मिक प्लस लोकतंत्र का मिश्रण। ईरान में दोस्तों राष्ट्रपति चुना जाता है, संसद भी चुनी जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा शक्ति जो होती है वो होती है सुप्रीम लीडर के पास, जो कि अभी आप लोगों को पता होगा दोस्तों, अयातुल्लाह अली खोमेनी है। तो ये सर्वोच्च नेता जो होता है, ये सेना को नियंत्रित करता है, मीडिया को नियंत्रित करता है, यही विदेश नीति भी तय करता है। यानी कि चुनाव तो होते हैं, लेकिन सत्ता पूरी तरह जनता के हाथ में नहीं है, यानी कि उनके द्वारा इलेक्टेड लोगों के हाथों में नहीं है। दोस्तों, आखिर ये सत्ता बनी कैसे? 1906 में दोस्तों पहली बार वहां पे संविधान आया ईरान में। लोगों को लगा अब तो सत्ता सीमित होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि 1925 से 1979 तक वहां पर पहलवी शासन रहा। पहलवी शासन एक तरह का मोनार्क था, मतलब एक राजा था। तो उसके बाद से 1979 में दोस्तों वहां पे एक क्रांति हुई, जिसे ईरान की क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो पहलवी शासन का अंत हो गया। पहलवी शासन का जब अंत हुआ तो वहां पे कहते हैं कि लोकतंत्र तो आया, पर रिपब्लिक तो आया, लेकिन एक रिपब्लिक वो ऐसा था कि वो थियोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया, यानी कि सर्वोच्च पे कोई ऐसा बैठता था जिसका कहीं ना कहीं धर्म से काफी ज्यादा एक तरह से उसका एफिलिएशन था। दोस्तों, अभी हाल ही की घटना है। हालांकि ईरान में बहुत सारे मुद्दे होते चले आए हैं। ईरान जो है अमेरिका का एक बहुत बड़ा एडवर्सरी भी है। अभी दोस्तों जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी उसी कुछ समय पहले ही भी मैं डोनाल्ड ट्रंप के वीडियो कॉन्फ्रेंस वो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, तो जिसमें उन्होंने ईरान को स्पेशली टारगेट किया है कि ईरान हमारा एनिमी स्टेट है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ईरान को अमेरिका का एनिमी स्टेट बनाती हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। दोस्तों, महसा अमीनी ये नाम आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि काफ़ी फेमस नाम रहा है ईरान का। देखिए, ईरान रिपब्लिक तो है, पर वहाँ पर स्वतंत्रताएं काफ़ी हद तक सीमित हैं। वहाँ पे हिजाब के अलग रूल्स हैं। तो दोस्तों, ऐसा हुआ कि 2022 में महसा अमीनी को हिजाब के एक मुद्दे पर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें कस्टडी में रखा गया। कस्टडी में रहते रहते महसा अमीनी की मौत हो गई। जब महसा अमीनी की मौत हुई तो पूरा ईरान आप समझ लीजिए कि प्रोटेस्ट में जलने लगा। वहां पे नारा एक उठ आया कि वुमेन लाइफ फ्रीडम, यानी कि औरतें, महिलाएं, जिंदगी, आज़ादी। तो ये एक नए रिवॉल्यूशन की तरफ संकेत देते थे कि ईरान में कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है, कुछ ना कुछ तो बदलने वाला है। तो इस मौत ने, क्योंकि पूरी ग्लोबल लेवल पे ये मौत काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट भी हुई थी उस समय, ये जो डेथ हुई थी महसा अमीनी की कस्टडी में,
अब आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए, महसा अमीनी की मौत के बाद एक जन आंदोलन वहाँ पे हुआ था, जीन जियां आज़ादी करके, वुमेन लाइफ फ्रीडम, एक बहुत ही बड़ा एक कैनवस भी वहाँ पे इस मैटर को लेके बना था। तो आज की हकीकत देखिए दोस्तों, ईरान की क्या है। आज की ईरान की आर्थिक हकीकत ही कहीं ना कहीं आज हो रहे प्रोटेस्ट के लिए जिम्मेदार है। तो यहां से हम रियल कारण जानेंगे कि आखिर वो क्या कारण है। दोस्तों, कारण है महंगाई। अब महंगाई क्यों है? देखिए दोस्तों, पिछले 8 सालों का ये डेटा देखते हैं हम कि पहले क्या था कि संगक ब्रेड जो था 2012 में 10,000 तोमन्स जो वहां की मुद्रा है उसमें 20 पीसेस उसके मिलते थे, तो आज 2020 में उसके 5 पीसेस मिल रहे हैं। 2012 में पोल्ट्री जो थी 10,000 तोमन्स में 2 केजी मिलती थी, लेकिन अभी क्या है कि 0.5 केजी ही मिल रही है। यानी कि आप देख सकते हैं कि महंगाई लगभग हम कह सकते हैं कि 4 गुने से भी ज़्यादा महंगाई बढ़ी है वहाँ पे। तो चूंकि आम जनता को तो देखिए महंगाई से बहुत ज़्यादा मतलब होता है, इसलिए भी महंगाई जो है इस प्रोटेस्ट को फ्यूल कर रही है। साथ ही साथ दोस्तों, पुअर स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ट्रेजरी अगर है तो बेरोजगारी में भी बढ़ोतरी होगी। जीवन स्तर में महंगाई ज़्यादा बढ़ जाने से जीवन स्तर में भी गिरावट हो गई है। तो अब ये देखते हो दोस्तों कि युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, मुद्रा की कीमत गिर चुकी है, बेरोजगारी बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो लोग पूछ रहे हैं कि जब पेट ही खाली है तो धर्म और राजनीति किस काम की है भाई? जब लोगों को खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है तो आप हम धर्म और राजनीति की क्या रक्षा करें? अब देखिए, सबसे बड़ा इशू जो है दोस्तों वो ये है, जो इस स्लाइड में आप लोगों को दिख रहा है। विदेश में खर्च, देश में गुस्सा, न गाजा न लेबनान, मेरी जान ईरान के लिए है। यानी कि लोग ये कह रहे हैं कि सरकार विदेशों में पैसा खर्च कर रही है। यहाँ पे एक चीज बहुत ही ज्यादा है जरूरी सभी कॉम्पिटिटर्स के लिए कि ईरान अपने जियो पॉलिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से, और जो इसका एक एथनिक कॉन्स्टिट्यूशन है सिया मुसलमानों का, तो इसकी वजह से, और अमेरिका का ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि एनिमी स्टेट है, रसिया का एलाई है, चाइना के भी इसमें बहुत सारे अच्छे इसमें संबंध है, और इंडिया के भी अच्छे रिलेशंस हैं। ईरान अभी हाल ही में देखेंगे दोस्तों, यमन में हो रहे वॉर पे, सीरिया में हो रहे वॉर पे, ईरान में हो रहे जो भी मुद्दे हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा इसकी इन्वॉल्वमेंट रही है। तो दोस्तों, बात यह है कि ईरान इकोनॉमिकली उतना ज़्यादा प्रॉस्परस नेशन नहीं है कि ये बाहर जितने भी मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे हैं जिसमें ईरान का इंटरेस्ट है या फिर रसिया का इंटरेस्ट है, तो इन सब में भाग ले पाइए। यमन में बहुत लंबे समय से लड़ाई चल रही है, इराक में चल रही है, सीरिया में चल रहा है। तो बाकी बहुत ही ज़्यादा एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से इसका काफ़ी सारा एक्सपेंडिचर, काफ़ी सारे रिसोर्सेस वहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं। इसकी वजह से ईरान अपने इंटरनल मैटर्स पे ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो इस वजह से इंटरनली इस देश की हालत धीरे धीरे खराब हो रही है, और खराब होने की वजह से लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये सभी नेशंस के लिए सीख है, जैसा हमारे वहाँ होता है कि हम बेसिकली क्या है कि हम बहुत ज़्यादा, एज लॉन्ग एज आवर डायरेक्ट इंटरेस्ट और नॉट इन्वॉल्व इन एनी मैटर, तो हम जो है इंटरफेयर करने से बचते हैं। तो दोस्तों, सरकार विदेशों में पैसा खर्चा कर रही है तो आम आदमी की ज़िंदगी जो है बदतर होती जा रही है। साथ ही दोस्तों, अब हम देखेंगे कि आखिर और क्या है जो इसको फ्यूल कर रहा है। तो सरकार का जवाब देखते हैं दोस्तों इसमें कि सरकार ने इसे कैसे रिस्पॉन्स किया है। सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है, सरकार ने अरेस्ट किए हैं, सरकार ने दमनकारी नीतियां अपनाई हैं। तो विरोध को खत्म नहीं किया गया है, बल्कि विरोध को और गहरा कर दिया गया है। आगे देखिए दोस्तों कि वर्तमान स्थिति यह है कि कई शहरों में विरोध हो रहा है, जनता बनाम सत्ता की लड़ाइयां हो रही हैं, दमन के बावजूद भी ये विरोध जो है जारी है। तो अगर आगे इस जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें क्या हो सकता है? दमन होगा, थोड़ी बहुत कंसेशन दी जा सकती हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बड़ा जन आंदोलन हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तानाशाही सख्त हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि थोड़े बहुत सीमित सुधार किए जाए और किसी न किसी तरह से प्रोटेस्ट को कम करने की कोशिश की जाए। दोस्तों, कहीं ना कहीं ईरान एक ऐसे थ्रेशोल्ड पे खड़ा है जहां से उसे अपने लिए एक बहुत ही बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। निर्णय वो होगा दोस्तों कि आखिर वहां पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका जैसे बड़े देश यहाँ पर इंटरफेयर कर रहे हैं और रेजिम को चेंज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो अभी ईरान के ऊपर है दोस्तों कि ये
अपने आप को, अपने इंटरनल मैटर्स को कैसे डील करता है, क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि ईरान में हो रहे प्रोटेस्ट को ख़त्म करना, वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना और सरकार का लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरना। तो दोस्तों, वहाँ पे पीपल वर्सेस पावर की जो स्ट्रगल चल रही है, अब ये भी डर है कि कहीं ना कहीं अरब स्प्रिंग की तरह यहाँ पे भी रिजीम चेंज हो जाए। तो बहुत सारी बातें चल रही हैं दोस्तों, और अब आप बताएंगे कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि धीरे धीरे हम अपने कंटेंट में और ही ज़्यादा क्वालिटी लाएंगे, और ये आपको अलग अलग ग्राफिक्स की, इन सारी चीज़ों की मदद से आपको कंटेंट को और ही ज़्यादा समझाने में मदद करेंगे, और आपकी तैयारी में हम साथ ही रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।